लव। करिन हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया और वो हंसी दबाने लगी। ओह, पता नहीं, हो सकता है उसकी वाइफ मुझे परेशान करने की कोशिश करे। रिचर्ड ने आत्मविश्वास से नाक फुलाए। बिल्कुल, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये राज छुपा कर रखूं, तो तुम्हें कोई तरीका निकालना होगा ताकि मिस्टर जेरेमी अल्फा एंटरप्राइजेस के साथ काम करने के लिए राजी हो जाए। करिन ने बेबसी से सांस छोड़ी। मिस्टर रिचर्ड, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। आपने ही कहा, मैं तो बस उसकी लव हूँ। ऐसे में मैं उसके काम से जुड़े फैसले कैसे बदल सकती हूँ? रिचर्ड ने वासना से भरी मुस्कान दी, आंखें सिकुड़ते हुए बोला। क्यों नहीं, तुम लड़कियां तो बस एक आदमी को बिस्तर पर खुश करना जान लो। जब वो संतुष्ट हो जाता है, तो अपनी जान तक तुम्हें दे सकता है। ये सुनकर करिन घृणा से भर उठी। उसने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। मुझे तो ये करना आता नहीं। क्यों ना आप ही करके देख लें। देखें, क्या वो आपकी सुनता है जब आप उसे संतुष्ट करें। रिचर्ड गूंगा रह गया और फिर गुस्से में फट पड़ा। करिन कारफ, मेरे सामने भोली बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें उसकी कार में बिखरे हुए कपड़ों में देखा है। सच में क्या तुम सोचती हो कि तुम बाकियों से अलग हो, सिर्फ इसलिए कि जवान और खूबसूरत हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मदद करोगी या नहीं? मज़ेदार ये था कि मदद मांगने वाला वही था और धौंस जमाने की कोशिश भी वही कर रहा था। करिन जरा भी घबराई नहीं। उसने फोक उठाकर अपना डेजर्ट मुंह में डाला और मुस्कुराई। माफ कीजिए, ये मेरे बस में नहीं है। कमीनी अकृतज्ञ औरत। रिचर्ड ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका और करिन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। इतनी उम्र में लड़की पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मधुर, आकर्षक मर्दाना आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने रिचर्ड का हाथ रोक लिया। रिचर्ड ने गुस्से में उसे घूरा। तुम कहाँ से टपक पड़े? दफा हो जाओ, बीच में मत पड़ो। वो आदमी ठंडी हंसी हंसा। मैं इसका दोस्त हूँ। मेरे रहते इस पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। जाहिर था, रिचर्ड उस रहस्यमयी आदमी से कमजोर था, ऊपर से कद काठी में भी छोटा। उसने दांत पीसकर हाथ वापस खींचा और करिन की ओर इशारा करते हुए नाराजगी से बोला। वाह, सच ही कहा गया है कि इंसान को देखकर नहीं आंकना चाहिए। ऊपर से तो तुम भली लगती हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी कितनी बिगड़ी हुई है, ये मैंने देख लिया। मिस्टर जेरेमी ही काफी नहीं था जो तुम्हें दूसरा आदमी भी चाहिए था। उसने गाली दी। ठीक है, मदद नहीं करोगी, तो इंतजार करना। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। ये कहकर वो गुस्से से कॉफी शॉप से निकल गया। करिन बस मुस्कुराई, रिचर्ड की बातों की परवाह किए बिना, और अपना डेजर्ट खाती रही। वो रहस्यमय हीरो कुर्सी खींचकर उसके सामने शालीनता से बैठ गया। उसके सेक्सी और खूबसूरत चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान थी। हे, आज फिर मिल गए। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो बुरा तो नहीं मानोगी? करिन ने पहचान लिया, ये वही शख्स था, ट्वाइलाइट में उससे छेड़खानी करने की कोशिश करने वाला हैंडसम आदमी। यस, आई माइंड, उसने जवाब दिया। वो सेक्सी आदमी बेबस मुस्कुराया। क्या ये ठीक है कि मैं तुम्हें बचाऊं और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करो? करिन ने उसे देखा और बोली, तुम्हें मदद और दखलंदाजी में फर्क करना नहीं आता। अगर वो आदमी रिचर्ड का हाथ न भी रोकता, तो भी करिन उसे थप्पड़ नहीं खाने देती। उसने तो फोक से वार करने तक की तैयारी कर रखी थी, ताकि रिचर्ड दोबारा औरतों का अपमान करने से पहले सोचे। वो हैंडसम आदमी जैसे कोई नया खिलौना पा गया हो, दिलचस्पी से बोला, तुम वाकई बहुत खास लड़की हो। मेरा नाम जेसन टॉलबट है। चलो दोस्त बनते हैं। करिन ने भौं उठाए। दोस्त बनना चाहते हो या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? जेसन हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई क्योंकि उसे करिन और भी दिलचस्प लगी। दोनों चाहता हूँ। करिन ने जेसन की ईमानदारी की सराहना की कि उसने सीधा जवाब दिया। लेकिन जैसे ही वो पलटकर कुछ कहने वाली थी, जेसन मुस्कुराया और उसे रोक दिया। रुको, जवाब मत देना। अगर तुमने साफ मना कर दिया और मैं फिर भी तुम्हें परेशान करता रहा, तो ये मेरी बेइज्जती लगेगी।
करिन की प्रतिक्रिया देखकर उसे पूरा यकीन था कि वो इनकार ही करने वाली थी। चाहे कितनी भी सभ्यता दिखाए, हाँ कहना तो नामुमकिन था। ये सुनकर करिन थोड़ी चौंकी। उस वक्त उसे लगा कि ये आदमी बहुत चालाक है। करिन का रेफ। जेसन ने उसका पूरा नाम लेने की कोशिश की। हाँ, करिन ने सिर उठाकर देखा क्योंकि वो डेजर्ट खा रही थी जब जेसन ने उसे पुकारा। जेसन मुस्कुराया। कुछ नहीं, अभी किसी को ये नाम लेते सुना तो पक्का करना चाहा कि ये तुम्हारा ही है। कैसे स्पेल करते हो? CORINA। करिन ने तुरंत सुधारा। नहीं, CORINNA। डबल N। जेसन ने सिर हिलाया। अच्छा, करिन कारेफ, कितना प्यारा नाम है। तुम बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हारे लुक से बिल्कुल मैच नहीं करती, उसने कहा। करिन ने चिढ़कर आंखें घुमाईं। जेसन को ये हरकत बेहद प्यारी लगी। वो हंस पड़ा। ओह हाँ, आज एक गैलरी का पहला प्रदर्शन हो रहा है। क्या तुम फ्री हो? मेरे साथ चलकर देखना चाहोगी? करिन ने बिना सोचे सिर हिला दिया। नहीं। जेसन को थोड़ी निराशा हुई कि उसे ठुकरा दिया गया, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। पक्का, मैंने सुना है इस आर्ट गैलरी में वो मशहूर पेंटिंग्स लगाई गई हैं जो दुनिया से खो गई थीं। जिंदगी में एक ही बार मौका मिलेगा उन्हें असली रूप में देखने का। करिन ने फिर सिर हिलाया। ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अब घर जाना चाहिए। आखिरकार ग्रैंडमा होल्डन ने उसके लिए सूप बनाया था और वो उसका इंतजार कर रही थीं। जेसन ने अपनी घड़ी देखी। अभी तो शाम के 4 भी नहीं बजे थे। इतनी जल्दी घर जा रही हो? तो तुम तो सच में अच्छी लड़की निकली। करिन ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसके फ़ोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे। बीप बीप बीप। वो एरन के थे। एरन, बॉस, मैंने फिर से नेली निम्फिया की कृतियां ढूंढ निकाली हैं। एरन, सुना है, नेली निम्फिया के गुजरने के बाद से वो तीनों मास्टरपीस कभी पब्लिक में प्रदर्शित नहीं हुए। एरन, स्पैरो, नाइट कैट और द पिंक फ्लेमिंगो। इन मैसेज ने करिन का ध्यान खींच लिया। वो तुरंत सीधी होकर बैठी और मैसेज किया, वेयर आर दोस पेंटिंग्स नाउ? एरन का जवाब फौरन आया। वो एक प्राइवेट आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हैं, लेकिन गैलरी के मालिक ने सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों को न्योता दिया है। मुझे इनविटेशन नहीं मिल सका। बॉस, क्यों ना आप कोशिश करें और पूछें कि क्या मिस्टर जेरेमी को एग्जिबिशन का निमंत्रण मिला है। करिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, Who's the owner of the art gallery? एरन का जवाब आया, जेसन टॉलबर्ट, टॉलबर्ट परिवार का सबसे बड़ा बेटा। हाल ही में वो परिवार के बिजनेस में काम करने के लिए लौटा है। सुना है एग्जिबिशन में लगी सारी पेंटिंग्स उसी की प्राइवेट कलेक्शन है और ये प्रदर्शन सिर्फ आज ही हो रहा है। करिन की भौहें और तनी। उसने सामने बैठे आदमी की तरफ देखा। जेसन टॉलबर्ट। ये पहला मौका था जब करिन ने उसका नाम लिया। जेसन मुस्कुराया। क्या हुआ? करिन ने पूछा। तुमने अभी मुझे आर्ट एग्जिबिशन देखने का न्योता दिया था। जेसन ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। करिन ने पलकें झपकाईं और बोली, क्या अब अगर मैं अपना मन बदलकर तुम्हारा ऑफर स्वीकार कर लूं, तो देर तो नहीं हो जाएगी? जेसन को हैरानी तो हुई, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन अचानक ये बदलाव क्यों? करिन ने सहजता से कहा, अभी एहसास हुआ कि घर जाकर मेरे पास करने को कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा, क्यों न तुम्हारे साथ आर्ट गैलरी चलकर पेंटिंग्स देख लूं। बिल्कुल, चलें। इसलिए करिन जेसन के साथ कॉफी शॉप से निकल गई और उसकी कार में बैठ गई। किसी अनदेखी जगह से अचानक कैमरे की फ्लैश और क्लिक की आवाज आई। जेसन ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा, तो पीछे से एक ऑरेंज स्पोर्ट्स कार उनका पीछा करने लगी। उनका पीछा करो। स्पोर्ट्स कार चला रहा था फेलिक्स, जो सनी का चेला था। उसने हैरानी से पूछा, सर, हम मिस्टर जेसन का पीछा क्यों कर रहे हैं? सनी ने साइड से फेलिक्स के सिर पर हाथ मारा। बेवकूफ, सोच जरा, मैं जेसन का पीछा क्यों करूंगा? मैं तो उसकी कार में बैठी औरत के पीछे पड़ा हूँ। ये सुनकर फेलिक्स के लिए बात और भी खराब हो गई। सर, ऐसा तो नहीं कि आप मिस्टर जेसन की औरत से प्यार करने लगे हैं?
सनी ने फिर फेलिक्स के सिर पर चपत लगाई। बकवास, क्या मैं अंधा हूँ? वो बदसूरत औरत मुझे पसंद आ सकती है क्या? फेलिक्स ने सिर खुजाया। मन ही मन सोचा, वो औरत तो बदसूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत सुंदर है। बिल्कुल मासूम और प्यारी, जैसे कोई छोटी परी। सनी ने भौहें सिकोड़कर गहरी सांस ली और गंभीर चेहरे के साथ छाती पर हाथ बांधकर पीछे टिक गया। वो बदसूरत औरत जेरेमी की बीवी है, जिससे उसने हाल ही में शादी की है। ये सुनकर फेलिक्स और भी घबरा गया। सर, अगर आप सच में मिस्टर जेरेमी की बीवी को पसंद करते हैं तो ये और भी बड़ा मसला है। सनी झुंझलाया। अगर फेलिक्स कार न चला रहा होता तो वो उसे लात मारकर दिमाग ठीक करने की कोशिश करता। बकवास बंद कर, मैं उसकी असली सच्चाई उजागर करना चाहता हूँ। जेरेमी को दिखाना है कि वो औरत कितनी घटिया है और रोजी को जेरेमी के साथ होने में मदद करनी है। फेलिक्स ने बेबस होकर कहा, सर, मिस रोजी को मिस्टर जेरेमी के साथ रहने की इजाज़त पहले ही दोनों परिवारों के पुराने मसलों की वजह से नहीं है। इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं। मैं रोजी के पसंदीदा आदमी को किसी और औरत के साथ नहीं देख सकता। चुप रहो और गाड़ी तेज चलाओ। उनका पीछा मत खोना, सनी गरजते हुए बोला। सनी अब फेलिक्स से बहस करने के मूड में नहीं था। उसने फोन निकाला, करिन के जेसन की कार में बैठने वाली तस्वीर चुनी और जेरेमी को भेज दी। 10 मिनट बीत गए, लेकिन जेरेमी का कोई जवाब नहीं आया। सनी बेचैन हो गया, पर उसने जेरेमी को कॉल करने की हिम्मत नहीं की। उसने किसी और को कॉल मिलाया। फ्रांसीन, मैं सनी बोल रहा हूँ। फ्रांसीन ने हैरानी से रिसीव किया। ओह, हाय सनी, क्या हुआ? अचानक फ़ोन क्यों किया? सनी ने गंभीर लहजे में कहा। फ्रांसीन, मैंने तुम्हारी भाभी को रंगे हाथों पकड़ा है। वो अफेयर कर रही है। मैं अभी उसका और उसके लवर का पीछा कर रहा हूँ। क्या? फ्रांसीन चौंक गई। सनी ने कहा, करिन अभी किसी और आदमी की कार में बैठी है। मुझे लगता है वो लोग किसी होटल जा रहे हैं। मैं उनके पीछे हूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार से किसी को आकर ये सब देखना चाहिए। क्या तुम आ सकती हो? फ्रांसीन गुस्से से कांप उठी। सनी, क्या तुम पक्का कह रहे हो? करिन इतनी घटिया निकली। वो मेरे भाई के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है? और तो और, मेरी ग्रैंडमा तो उससे लगाव करने लगी थी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। बात करते करते फ्रांसीन ने सनी को बताया कि कैसे करिन ने उसका सिर टॉयलेट बाउल में डुबोया था और कैसे वो ग्रैंडमा के सामने आज्ञाकारी और मासूम बनती थी। उसने ये भी कहा कि करिन ने उसकी और ग्रैंडमा की रिश्तेदारी में दरार डालने की कोशिश की थी, वगैरह वगैरह। ये सब सुनकर सनी दांत पीसने लगा। वो चालाक लोमड़ी, बहुत अच्छा नाटक करती है। चलो, अब सबको दिखाते हैं कि असल में करिन कैसी औरत है। फ्रांसीन को पहली बार कोई उसका हमदर्द मिला। वो खुश हो गई। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी और तुम्हारी मदद करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूँगा। सनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बेहतर होगा अगर तुम अपनी ग्रैंडमा को भी साथ लाओ। तब तो करिन का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। फ्रांसीन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझ गई। मैं अभी जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। कॉल काटते ही सनी के चेहरे पर शातिर मुस्कान फैल गई। करिन, संभल कर रहना। आज के दिन तेरे लिए मौत का फैसला लिख दिया गया है। करिन और जेसन एक कलात्मक इमारत पर पहुंचे। जेसन ने गाड़ी की चाबी वैलेट को दी ताकि वह गाड़ी पार्क कर दे। फिर वह एक जेंटलमैन की तरह करिन को अपनी आर्ट गैलरी के अंदर ले गया। थोड़ी दूरी पर ऑरेंज स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। उसमें बैठे लोग उधर देख रहे थे। सर, मुझे लगता है वो बस आर्ट एग्जीबिशन देखने आए हैं, फेलिक्स ने समझाने की कोशिश की। ये वैसा अफेयर नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हमारी फैमिली और होल्डन्स के बीच पहले से ही रिश्ते खराब हैं। अगर आप मिस्टर जेरेमी की नई हुई वाइफ का पीछा करते रहेंगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। सनी का सोचना अलग था। तुम कुछ नहीं जानते। दोनों का अकेले आर्ट एग्जीबिशन देखने जाना अपने आप में संदिग्ध है। ये कहकर सनी कार से उतरा और करिन का पीछा करने गैलरी में जाना चाहता था,
लेकिन एंट्रांस पर स्टाफ ने उसे रोक दिया। माफ कीजिए सर, अंदर जाने के लिए आपके पास इनविटेशन कार्ड होना जरूरी है। सनी ने नाखुशी से भौहें चढ़ाईं। मैं रवेरा हूँ। हमारी फैमिली टैल्बट से सालों से जुड़ी है। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? इसके बाद स्टाफ ने गेस्ट लिस्ट चेक की। रवेरा फैमिली से सिर्फ मिस्टर लुकस रवेरा का नाम लिस्ट में है। ये सज्जन लिस्ट में नहीं है। तो फिर? सनी उनकी बातचीत सुन रहा था। उसने गला खनखारा। मेरा भाई आज फ्री नहीं है, तो मैं उसकी जगह आया हूँ। स्टाफ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, इन्हें अंदर जाने दीजिए। वेलकम मिस्टर सनी। सनी ने भौहें उठाई और गैलरी में घुस गया। यही ठीक है। अंदर करिन एक पेंटिंग द पिंक फ्लेमिंगो देख रही थी और उसके ख्याल कहीं और खो गए। लगता है तुम्हें सिर्फ नेली निम्फिया की पेंटिंग्स पसंद हैं, बाकी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स नहीं। जेसन की मुलायम आवाज पीछे से आई। वह दोस्तों से मिलने के बाद करिन के पास लौटा था। करिन ने उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे उनकी पेंटिंग्स पसंद हैं। जिज्ञासा से जेसन ने पूछा, तुम्हें नेली निम्फिया इतनी क्यों पसंद हैं? उनके काम काफी अलग और निच हैं, मेनस्ट्रीम में ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं। क्योंकि वो मेरी आइडल हैं। अपनी माँ की शुरुआती पेंटिंग्स देखकर करिन की भावनाएं उलझ गईं। वो लगभग कह ही देती कि नेली उसकी माँ है। जेसन मुस्कुराया। समझ गया, मुझे तुम्हारी आइडल से मिलने का सौभाग्य मिल चुका है। करिन की आंखें चमकीं। तुम उनसे मिले हो? कब? जेसन ने सिर हिलाया। हाँ, जब मैं छोटा था। मेरे पिता ने उनकी 3 पेंटिंग्स खरीदी थीं। वही पेंटिंग्स उन्होंने मुझे दे दी। करिन की आंखें चमक उठीं। तुम्हारे हिसाब से वो कैसी इंसान थी? जेसन ने याद करते हुए कहा, वो बहुत खूबसूरत महिला थी। कोमल लेकिन थोड़ी उदासीन। चीजों को लेकर उनका अपना अनोखा दृष्टिकोण था। गर्वीली और अलग थलग, बिल्कुल उनकी पेंटिंग्स की तरह, जो कभी भी भीड़ को खुश करने के लिए नहीं बनाई गईं। जेसन का वर्णन वही था जैसा करिन ने अपनी माँ को याद किया था। उसकी माँ सच में गर्वीली और उदासीन थी, लेकिन परिवार और खासकर करिन के लिए हमेशा नर्म और स्नेही। करिन ने पूछा, जेसन, क्या तुम वो तीनों पेंटिंग्स बेच रहे हो? जेसन ने तुरंत उसके मन की बात समझ ली। तुम उन्हें खरीदना चाहती हो? करिन ने सिर हिलाया। जेसन मुस्कुराया। दुर्भाग्य से इस गैलरी की हर पेंटिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये बिकाऊ नहीं है। करिन ने माथे पर बल डाले। ये मुश्किल है। अब मैं इन्हें खरीदने के लिए कैसे अचानक जेसन झुका और करिन के कान के पास आकर फुसफुसाया, लेकिन अगर तुम्हें ये पेंटिंग्स पसंद हैं, तो मैं इन्हें तुम्हें दे सकता हूँ, जैसे शादी के प्रस्ताव के तोहफे। करिन ने मुंह बनाते हुए उसे नाराज नजर से देखा। वो उसके मजाक को नजरअंदाज करने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने जेसन को पेंटिंग्स बेचने के लिए राजी करने का कोई तरीका सोचना शुरू किया, उसके सीने में एक अजीब सा डर उठने लगा। उसने भौहें चढ़ाईं और उसका चेहरा भी बुरा लग रहा था। जेसन ने देखा कि करिन ठीक नहीं लग रही हैं और पूछा, क्या हुआ? उसके माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ पीले पड़ गए थे। मैं बस अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। जेसन चिंतित नजर आया। क्या आर्ट गैलरी में ठंडी हवा के कारण तुम्हें जुकाम हो गया है? शायद। उसने नाखुशी से दांत कसे और थोड़ी कांपने लगी। जेसन ने अपनी जैकेट उतारी और उसे पहनने के लिए करिन को दी। उसने धीरे कहा, आओ, मैं तुम्हें लाउंज में ले चलता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। वहाँ एस बड़ी ही नहीं है, इसलिए थोड़ी गर्मी रहेगी। धन्यवाद। करिन को मजबूती से खड़े होने में मुश्किल हो रही थी। आखिरकार वह जेसन के सहारे को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गई ताकि लाउंज तक जा सके। इस बीच सनी छुपकर हर चीज को अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा था। उसने अपनी नाक खींचाई। दिन का उजाला है और वो दोनों खुद खाली लाउंज की तरफ जा रहे हैं। अगर ये कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये क्या है। साक्ष्य के साथ उसने जल्दी से आर्ट गैलरी का लोकेशन फ्रांसिन को भेज दिया। करिन और जेसन लाउंज में पहुंचे और हर मिनट उसका चेहरा और भी पीला होता गया। वह न केवल कांप रही थी,
बल्कि उसके दांत भी हल्के से टकरा रहे थे। जेसन ने उसके लिए एक गिलास गर्म पानी लाया। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें अस्पताल भेज दूं? उसके लिए इतनी असुविधा थी कि उसे पेट को गले लगाना पड़ा। दर्द के बावजूद जेसन ने कहा, थोड़ा आराम कर लो। मेरे बारे में मत सोचो। अपने दोस्तों के पास जाओ। वह इनकार कर रहा था और उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता नकली नहीं थी। क्या तुम्हें अस्पताल से डर लगता है? करिन चौंकी, लेकिन इनकार नहीं किया। कोई भी नहीं चाहता कि उसका मन पड़ा जाए। सच था कि उसे अस्पताल पसंद नहीं था। छोटी उम्र में उसकी माँ उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गई थी, लेकिन जब वह उठी तो उसकी माँ चली गई थी। उसे 7 दिन तक अकेले रहना पड़ा और हर दिन उसके लिए एक बुरे सपने जैसा था। थोड़ी देर बाद उसके पिता आए और बताया कि उसकी माँ का निधन हो गया। उसने करिन को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर ले लिया तो सीधे निशाने पर मार दिया। जेसन ने सोचा। इस मामले पर पूछने के बजाय उसने कहा, मेरा पर्सनल डॉक्टर जल्दी ही आएगा। क्यों न तुम लेटकर थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हें डॉक्टर आने पर जगाऊंगा। धन्यवाद। दर्द के कारण करिन बहुत कमजोर थी, इसलिए उसने ऑफर को अस्वीकार नहीं किया। वह जैसा कहा गया था वैसा ही कर रही थी और लाउंज में बिस्तर पर लेट गई। उसने अपने पेट में दर्द को कम करने के लिए खुद को एक गोले की तरह मोड़ लिया। जेसन की जैकेट अभी भी उसके शरीर पर थी। इसके बावजूद जेसन ने उसके ऊपर कंबल डालने के लिए कहा। इस बीच, फ्रांसीन, तुम बेवकूफ लड़की, मुझे इस आर्ट गैलरी में क्यों लाई? तुम जानती हो कि मुझे ये पेंटिंग्स पसंद नहीं है। मैं करिन के लिए सूप बना रही थी। फ्रांसीन पैमेला के साथ आर्ट गैलरी में घुसते हुए छुपी हुई मंशा के साथ बोली, ग्रैंडमा, तुम्हारी पसंदीदा बहू भी यहाँ है। पैमेला ने फ्रांसीन की ओर डिसबिलीफ में देखा। क्या तुम कह रही हो कि करिन भी यहाँ है? फ्रांसीन ने साइनिक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आर्ट गैलरी के स्टाफ ने पैमेला को पहचाना और उसे रोक नहीं पाया, बल्कि उन्होंने उसका स्वागत किया। फ्रांसीन ने पैमेला को सनी के पास पहुंचाया और दोनों लाउंज की तरफ दौड़े, उम्मीद के साथ कि वे करिन को अफेयर करते हुए पकड़ सकें। आर्ट गैलरी के स्टाफ ने सनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने दरवाजे को लात मारी और लाउंज में घुस गए। संयोग से करिन जेसन की बाहों में बहुत कमजोर स्थिति में थी। शुरुआत में पैमेला ये देख रही थी कि फ्रांसीन और सनी कैसे काम कर रहे हैं। जब उसने कमरे में स्थिति देखी तो वह चौंक गई। करिन, तुम क्या कर रहे? उस समय करिन ने अपना सिर उठाया और पैमेला को देखते ही हैरान रह गई। कमजोर महसूस करने के बावजूद वह धीरे धीरे बोली, ग्रैंडमा, आप यहाँ क्यों? पैमेला कुछ कह भी नहीं पाई कि फ्रांसीन हाथ कमर पर रखकर आगे बढ़ी और डांटते हुए बोली, करिन कारेफ, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? होल्डन्स कभी भी तुम्हारे जैसे एसएलटी को परिवार का हिस्सा बनने की इजाज़त नहीं देंगे। सनी नतीजे से खुश दिखाई दिया और बीच में बोला, करिन, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। अब दिखावा बंद करो। करिन की भौहें चढ़ गईं। उस समय उसके पास उनके साथ बहस करने की ऊर्जा नहीं थी। जो लोग लाउंज में घुसे थे, जेसन उनकी तरह घुसपैठ नहीं कर रहा था। वह चुपचाप खड़ा रहा और उन्हें देखा, फिर अपना ध्यान फिर से करिन की ओर मोड़ा। वह अभी भी पीली लग रही थी। वह हैरान था कि करिन और इन घुसपैठियों के बीच का रिश्ता कैसा था। धीरे धीरे उसने सब कुछ समझा। जब उसने करिन को स्थिर बैठने में मदद की, वह उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। हेलो माम, मुझे नहीं पता था कि आप आ रही हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं सूचित किया? अगर मैं पहले जानता तो मैं दरवाजे पर आपका स्वागत करने के लिए खड़ा होता। फ्रांसीन ने फिर बीच में कट किया और ताने भरे स्वर में हंसी। तुम शोर, अगर हमने आपको पहले सूचित किया होता तो हम कैसे तुम्हें रंगे हाथों पकड़ते? वैसे भी मेरी ग्रैंडमा को तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा स्वागत करने की जरूरत नहीं। जेसन मुस्कुराते रहे और फ्रांसीन की ओर एक नज़र डाली, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया। उन्होंने पैमेला से शांति से समझाने की कोशिश की, माम,
करिन यहाँ आराम कर रही हैं क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था। उन्हें बाथरूम जाना था और कमजोरी के कारण वह लगभग गिर गईं। मैं बस उनकी मदद कर रहा था जब आप लोग आए। सनी ताने भरे स्वर में बोला, ओह, कितनी बढ़िया मदद की। क्या आपको सच में लगता है कि हम आपकी बात मान लेंगे? ये बस बहाना है। जब एक आदमी और औरत कमरे में अकेले होते हैं तो और क्या कर सकते हैं? जेसन की आकर्षक आंखों ने सनी की ओर तीखी नजर डाली। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी सुनी बात पसंद नहीं आई। ओह, तुम भी यहाँ हो, मिस्टर सनी। मुझे याद नहीं कि तुम्हें इस आर्ट एग्जीबिशन के लिए बुलाया गया था। सनी को शर्मिंदगी हुई जब उसे याद आया कि उसने धोखे से घुसा था। मैं अपने भाई की ओर से आया हूँ, जेसन ने ताने में कहा। वास्तव में। तभी रोजी लाउंज में आई। उसे कुछ पता नहीं था। सनी, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुमने मुझे जल्दी क्यों बुलाया? क्या हो रहा है? जब उसे सनी का कॉल मिला, वह अपनी सबसे अच्छी दोस्तों के साथ आफ्टरनून टी ले रही थी। करिन के अफेयर के बारे में जानकर वह तुरंत दौड़ी। सनी ने करिन की ओर इशारा किया, जो अभी भी बिस्तर पर बैठी थी। रोजी, देखो, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। वह सिर्फ चोर ही नहीं, बल्कि अफेयर भी कर रही है। रोजी ने देखा और करिन को कंबल ओढ़े हुए बिस्तर पर देखा। फिर उसने जेसन को करिन के पास खड़ा देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और निराशा साफ झलक रही थी। करिन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा करोगी। करिन ने रोजी की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। पेट की परेशानी ने उसका चेहरा पीला कर दिया था। दूसरों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वह अफेयर करते हुए पकड़ी गई है। रोजी ने टूटे दिल के साथ सांस ली। वह पैमेला के पास गई, जो पूरी समय चुप रही, और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। माम, कृपया शांत रहें। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते। बस हमें जेरेमी के निर्णय का इंतजार करना होगा। पैमेला का चेहरा गंभीर था। उसने रोजी की बात पर ध्यान नहीं दिया और रोजी के पकड़ को भी टाल दिया। उसकी तेज लेकिन वृद्ध आंखें करिन पर टिकी रहीं। दिल ही दिल में उसने सनी और फ्रांसीन की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। करिन, मुझे बताओ क्या हुआ। मैं तुम्हारी तरफ से कहानी सुनना चाहती हूँ। हैरान रोजी ने अपना हाथ ऑकवर्डली पीछे खींच लिया। करिन के पेट का दर्द और बढ़ गया और उसने सांस लिया। उसने सिर उठाकर पैमेला की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, ग्रैंडमा, मैं यहाँ पेंटिंग्स देखने आई थी, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था इसलिए मैं यहाँ आराम करने आई। मिस्टर जेसन मेरी मदद कर रहे थे जब मैं लगभग गिर गई। संदेह नहीं, करिन का चेहरा और रंग एक बीमार व्यक्ति जैसा दिख रहा था। पैमेला की नजरें नर्म हुईं। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, बुरा महसूस कर रही हो? कैसे? जब फ्रांसीन को लगा कि उसकी ग्रैंडमा, पैमेला, करिन की बातों पर यकीन करने वाली हैं, उसने तुरंत बीच में काटा। ग्रैंडमा, उसकी बात मत सुनो। उसे फिर से आपको झूठ बोलने मत दो। अगर वह सच में बीमार थी, तो उसने अस्पताल क्यों नहीं गई? वो इस कमरे में एक औरत के साथ क्यों रुकी? हमारा परिवार कभी भी इतनी शर्मनाक महिला को परिवार में नहीं आने देगा। करिन कारफ एक बुरी इंसान है। उसने सिर्फ अफेयर नहीं किया, उसने कल रोजी की घड़ी भी चुरा ली। रोजी से पूछो। रोजी ने उदार और माफ करने वाली जैसी दिखावा करते हुए सिर हिलाया। माम, मैं ठीक हूँ। ये सिर्फ एक घड़ी है और इतनी महंगी भी नहीं है। लेकिन जो करिन ने अभी किया, यह अक्षम्य है। उसने जेरेमी को धोखा दिया। करिन का चेहरा कागज की तरह सफेद था। फिर भी उसने मुस्कान बनाए रखी और रोजी और बाकी लोगों की अनदेखी करती रही। उसने कंबल हटाकर उठने की कोशिश की। आप मुझ पर विश्वास न करें, ग्रैंडमा, लेकिन मैं कभी भी होल्डन्स के लिए शर्मिंदगी लाने वाला काम नहीं करूंगी। करिन को अपने पीले चेहरे के साथ उठते देख पैमेला का दिल भारी हो गया। वो उसे बैठने के लिए कहने वाली थी, लेकिन सनी बेचैन हो गया और करिन की ओर बढ़ा, उसे कॉलर से पकड़ लिया। बकवास बंद करो, दानव। कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा।
बेहतर होगा कि तुम इसे स्वीकार करो और होल्डन्स छोड़ दो, इससे पहले कि कोई तुम्हें निकाल दे। जेसन आया और सनी का हाथ पकड़ा। छोड़ दो उसे, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वह अभी बीमार है? सनी ने ताने भरे स्वर में कहा। ओह वाह, क्या तुम उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? सच में, बस मान लो कि तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। जेसन बहस करने वाला नहीं था क्योंकि सनी उसके लिए अभी भी बच्चा था। हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है मिस्टर सनी, मैं सलाह दूंगा कि आप जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। झूठे आरोप लगाने की कीमत चुकानी पड़ती है। इससे पहले जेसन हमेशा विनम्र और मुस्कुराते रहते थे, लेकिन अब उसने गंभीर नजरें गाड़ ली और एक रक्षात्मक माहौल बना लिया। ये, बिना शक के, सनी को डराने के लिए काफी था। उसने बुदबुदाया, मैं झूठे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तुम दोनों यहाँ छिपकर अफेयर कर रहे थे और हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बार जेसन को सनी की बातों की परवाह नहीं थी। उसने करिन को उठाते हुए उसकी झूलती हुई शरीर को पकड़ लिया और कहा, करिन, तुम कैसी महसूस कर रही हो? सब ठीक है। करिन ने सिर हिलाया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजे से एक परिपक्व, गहरी पुरुष आवाज गूंजी। यह आवाज बहुत शांत और सुकून भरी थी, लेकिन साथ ही खतरनाक और धमकीपूर्ण भी लग रही थी। सभी हैरान होकर पीछे मुड़े। जेरेमी लाउंज के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ जेब में थे। उसका हैंडसम चेहरा सख्त और ठंडा था। उसके पीछे एक और व्यक्ति खड़ा था। वो टॉमी था। उसका चेहरा भी बहुत गंभीर लग रहा था। जेरेमी को देखकर फ्रांसीन पूरी तरह उत्तेजित हो गई। वो उसकी ओर दौड़ी। जेरेमी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। करिन उस आदमी के साथ अफेयर कर रही है। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा। जेरेमी ने भौहें चढ़ाईं। चुप रहो। फ्रांसीन इस पर पूरी तरह डर गई। वो सच में गुस्से में होगा कि करिन ने उसे धोखा दिया। उसने सोचा और कुछ करने की हिम्मत नहीं की। खैर, उसके दिमाग में करिन इस बार आसानी से बच नहीं सकती थी। जेरेमी की नजरें खतरनाक थीं जब उसने जेसन को देखा, जो करिन के कंधों को पकड़ रहा था। रोजी को पूरा यकीन था कि यह पूरे बढ़ते तनाव का क्लाइमैक्स है। करिन की बदकिस्मती पास आती देख उसे अजीब सी खुशी महसूस हुई। ये उसके कर्म है मेरी घड़ी खराब करने के लिए। कितना अच्छा होगा अगर मैं कह सकूं कि उसे यही मिलना चाहिए था। रोजी ने आह भरने का दिखावा किया और जेरेमी के पास जाकर उसे दिलासा देने का नाटक किया। जेरेमी, गुस्सा मत करो। किसी ने नहीं सोचा था कि करिन तुम्हें धोखा देगी। जेरेमी ने उसे बस एक पल के लिए देखा और फिर नजरें करिन पर टिकाईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, इधर आओ। इतनी सारी बातों के बावजूद करिन पूरी तरह शांत रही। उसने जेसन का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसकी मदद की थी, और धीरे धीरे जेरेमी की ओर बढ़ी। मिस्टर, लेकिन जेरेमी तक पहुंचने से पहले ही उसे चक्कर आया और वह लगभग गिर पड़ी। जेरेमी ने अपनी लंबी बाहों से उसे संभाल लिया और अपनी ओर खींचते हुए भौहें चढ़ाईं। यही हाल है तुम्हारा शरीर इतना कमजोर क्यों है? बीमारी का असर उस पर हावी हो रहा था, और ऊपर से जेरेमी का उसे ताना मारना उसे और चिढ़ा रहा था। अगर उसके पास थोड़ी भी ताकत बची होती, तो वो यकीनन उसे मुक्का मार देती। उफ़, मैं यह उम्मीद तो नहीं कर रही थी कि वो मेरी फिक्र करेगा, लेकिन कम से कम थोड़ी हमदर्दी तो दिखा सकता है। उसने सोचा। जेरेमी को करिन को चिंतित होकर गले लगाते देख रोजी, सनी और फ्रांसीन हक्के बक्के रह गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जेरेमी को करिन के धोखा देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो उसकी सेहत की चिंता कर रहा था। कुछ देर जेरेमी के सहारे टिककर आराम लेने के बाद करिन ने हिम्मत जुटाई और ऊपर देखा। उसने पूछा, अरे, वो चीज़ कहाँ है जो मैंने तुमसे मंगवाई थी? सभी हैरान रह गए। कौन सी चीज़? जो भी था, उसने जेरेमी को असहज कर दिया। ठंडे और परिपक्व जेरेमी का चेहरा ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। एक सेकंड में उसने अपनी शानदार फॉर्मल सूट की जेब से एक सैनिटरी पैड निकाला और करिन को दे दिया। थैंक यू। करिन ने जैसे ही पैड हाथ में लिया,
तुरंत जेरेमी का सहारा छोड़ दिया और कमजोर कदमों से बाथरूम की ओर चल दी। जेरेमी ने टॉमी की ओर देखा। तुरंत टॉमी पलटकर करिन के साथ चल पड़ा। लाउंज का माहौल अचानक बेहद अजीब हो गया। रोजी, सनी और फ्रांसीन दंग रह गए। उनके दिमाग में जिस महान और ऊंचे दर्जे के इंसान की छवि थी, वही एक औरत के लिए सैनिटरी पैड खरीद रहा था। बिना शक पैमेला समझ गई कि जेरेमी और करिन के बीच कोई अविश्वास नहीं है। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा फ्रांसीन ने उसे बताया था। इसलिए वह जेरेमी के पास गई और पूछा, जेरेमी, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें पहले से पता था कि करिन यहाँ है? जेरेमी ने सिर हिलाया। हाँ, उसने मुझे बताया था कि वह आर्ट एग्जिबिशन देखने आई है। जब वह अस्वस्थ महसूस करने लगी तो उसने मुझे मैसेज किया कि मैं उसे लेने आऊं। सभी दंग रह गए, खासकर सनी और फ्रांसीन। उनके चेहरे लाल पड़ गए। ये क्या हो रहा है? क्या करिन ने खुद जेरेमी को यहाँ बुलाया? अगर वह धोखा देने वाली थी तो जेरेमी को पहले क्यों बताती? आखिर मामला क्या है? उन्होंने सोचा। पैमेला को करिन का कमजोर चेहरा याद आया और वह चिंतित हो गईं। जेरेमी, तुम्हें करिन को अस्पताल ले जाना चाहिए। वह बीमार लग रही है। जेरेमी की आंखें गहरी हो गईं। उसने अपनी भौहों के बीच दबाव डालते हुए कहा, चिंता मत करो, ग्रैंडमा। वह ठीक है। औरतों के लिए हर महीने कुछ दिन बीमार होना सामान्य है। मैं उसे बाद में अस्पताल ले जाऊंगा। तभी पैमेला को समझ आया कि करिन को पीरियड्स हो रहे हैं। वह मेंस्ट्रुअल पेन की वजह। अब जबकि पैमेला को पता चल गया था कि करिन के शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है, उनका मन शांत हो गया। दूसरी ओर, इसका मतलब ये भी था कि करिन गर्भवती नहीं थी। बूढ़ी औरत ने अफसोस भरी सांस ली। अब उनकी परपोती या परपोता सबसे जल्दी भी अगले महीने तक इंतजार करेगा। क्योंकि हालात सनी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं बढ़े, वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह जेरेमी के पास जाकर बोला, जेरेमी, तुम्हारे आने से पहले करिन इसी कमरे में उस आदमी के साथ लेटी हुई थी। हम अंदर आए उससे पहले पता नहीं वे यहाँ क्या कर रहे थे। तुम्हें इस शर्मनाक औरत से तलाक ले लेना चाहिए। जेरेमी ने उसकी ओर मुड़कर देखा। तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? मेरी पत्नी पर इतनी नज़र क्यों रख रहे हो? सनी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने घबराकर निगला, माँ, मैंने आज छुट्टी ली थी। जेरेमी ने भान उठाए, मेरी पत्नी का पीछा करने के लिए। सनी बुदबुदाया, माँ, मैंने उसे अचानक देख लिया तो उसका पीछा करने लगा। फिर मैंने देखा कि वह दूसरे आदमी से मिल रही थी। जेरेमी के चेहरे का भाव नहीं बदला। उसने आंखें सनकरी करते हुए कहा, सनी रवेरा, याद रखो, वह मेरी पत्नी है, मेरी कैदी नहीं। उसे कहीं भी जाने और किसी से भी मिलने का पूरा हक है। उसके पति के नाते मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वह हद से बाहर कुछ नहीं करेगी। सनी फिर भी न मना और ऊंची आवाज में बोला, लेकिन उसने तो किया। वह दूसरे आदमी के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी फ्रांसीन भी आगे बढ़ी और बोली, ब्रदर, करिन सचमुच। जेरेमी ने उसे तीखी नज़र से घूरा। तुम सनी के साथ यहाँ बेवजह तमाशा कर रही हो और ऊपर से ग्रैंडमा को भी ले आई। तुम्हें पता है वो कितनी कमजोर हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। जेरेमी की उस नज़र से फ्रांसीन डर गई। ब्रदर, मैं उसे अभी घर ले जाओ, जेरेमी ने सख्ती से आदेश दिया। जी। फ्रांसीन बहस करने की हिम्मत न कर सकी और वही किया जो कहा गया। मामला रोजी की उम्मीदों के विपरीत चला गया। फिर भी उसने सोच समझकर अच्छा बनने का नाटक किया और जेरेमी को समझाने लगी, जेरेमी, सनी और फ्रांसीन अभी बच्चे हैं। उन्होंने ये सब तुम्हारी चिंता की वजह से किया। जेरेमी ने ठंडी नज़र से पूछा, और तुम? रोजी का चेहरा अकड़ गया। मैंने भी यही वजह से किया। जेरेमी को यह अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ आता है कि वे अभी छोटे और नासमझ हैं, लेकिन क्या तुम भी वही बहाना कर रही हो? रोजी ने नाराजगी से भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन हमने सचमुच करिन को उसी बिस्तर पर सोते हुए देखा था। जेरेमी की आवाज़ गहरी और ठंडी थी। वो बस आर्ट एग्जिबिशन देखने आई थी
और तबीयत खराब होने पर इस कमरे में आराम करने लगी। इसमें दिक्कत कहाँ है? रोजी की आंखें कांपीं। क्या तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? इतना कि हमारी आंखों से देखी चीज पर भी यकीन नहीं करते? जेरेमी ने कहा, मुझे अपनी जिंदगी से उबे हुए लोगों पर यकीन करने का कोई कारण नहीं है, मैं अपनी पत्नी पर भरोसा करता हूँ। रोजी निशब्द रह गई। उसके झटके को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ये पहली बार नहीं था जब उसने देखा कि जेरेमी को करिन की कितनी परवाह है, पिछली बार भी, जब वे साथ खाना खा रहे थे। लेकिन इस बार, उसने महसूस किया कि जेरेमी करिन पर कितना गहरा विश्वास करता है। रोजी को मानना पड़ा, करिन सचमुच एक मजबूत दुश्मन थी। घटना यहीं खत्म हो गई। फ्रांसीन पैमेला को लेकर घर चली गई और रोजी सनी को खींचकर ले गई। लाउंज में अब सिर्फ 2 आदमी रह गए, एक दूसरे की ओर देखते हुए। माहौल रहस्यमय हो गया। कुछ देर बाद जेसन ने शालीन अंदाज में कंधे उचकाए और हल्की हंसी के साथ बोला, हे जेरेमी। जेरेमी ने जेसन को हल्के से जवाब दिया, तुम कब वापस आए? जेसन मुस्कुराते हुए उसके पास आया। 1 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं बहुत जल्दी में आया था, इसलिए तुम्हें, जिक और बाकियों को ढूंढने का वक्त ही नहीं मिला। जेरेमी ने शांत भाव से कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हें वक्त मिले तब मिल लेंगे। जेसन फिर मुस्कुराया, असल में, हम उस दिन ट्वाइलाइट में मिले थे, लेकिन तुम बहुत व्यस्त थे, इसलिए मुझे लगा उस वक्त तुम्हें सलाम करना सही नहीं होगा। ऐसा है। जेरेमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी लंबी आंखों में ठंडापन चमक गया। वे दोनों वाकई ट्वाइलाइट में एक दूसरे को दूर से देख चुके थे। वही दिन था जब करिन ने स्नो रूम में खेल हार दिया था और उसे, सजा के तौर पर किसी आदमी को किस करना पड़ा। और उसने चुना था जेसन को। जेसन ने कहा, सुना है तुमने हाल ही में शादी की है। अफसोस है कि मैं वेडिंग मिस कर गया। जेरेमी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं और मेरी पत्नी सिर्फ तुम्हारे लिए एक शादी की दावत रख सकते हैं। ये सुनकर जेसन चौंक गया और हैरान रह गया। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। उसी समय टॉमी लाउंज में घुसा। सर, मिस करिन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उनकी नाक से अचानक खून बहने लगा है। जेरेमी ने भान सिकोड़ ली और तुरंत बाथरूम की ओर निकल गया। जेसन भी पीछे पीछे चला गया। बाथरूम का वॉशिंग एरिया महिलाओं और पुरुषों दोनों का साझा था। करिन सिंक के ऊपर झुकी हुई थी और अपनी नाक से बहते खून को धो रही थी। सिरेमिक के कटोरे पर पानी में मिला उसका खून फैला हुआ था। काम पूरा होने के बाद उसने टिश्यू को लंबी पट्टियों जैसा मोड़कर अपनी नाक में ठूंस लिया ताकि खून रुक जाए। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, जेरेमी पीछे खड़ा था। उसकी नज़रें करिन की बेवकूफ़ी और बेचारगी पर जैसे चिढ़ा रही हों। करिन अब भी बहुत कमज़ोर लग रही थी, आंखें मंद और थकी हुई। मिस्टर, हो गया, अब हम जा सकते हैं। ये कहकर वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। जेरेमी ने भौहें चढ़ाई और मुड़कर उसके पीछे चला। बस 2 कदम में उसने उसे उठा लिया। करिन चौंक गई। मिस्टर, यह आप क्या कर रहे हैं? जेरेमी ने कहा, जरा देखो, तुम कितनी कमज़ोर हो। हम अस्पताल जा रहे हैं। नो, मुझे अस्पताल नहीं जाना। करिन ने जिद की। जेरेमी ने नीचे उसकी ओर देखा। उसका पीला चेहरा और कमज़ोर शरीर उसके दिल को चीर रहा था। करिन इतनी कमज़ोर थी कि उसमें झगड़ने की भी ताकत नहीं थी। अच्छी लड़की बनो और मेरी बात सुनो। हमारी शादी खत्म होने से पहले तुम्हारी सेहत हर तरह से मुझसे जुड़ी है। मैं इतनी कम उम्र में विधुर बनने में दिलचस्पी नहीं रखता। तो यही वजह है। करिन ने भौहें सिकुड़ी और होठों पर हल्की मुस्कान लाई। चिंता मत करो, मिस्टर। जब तक तुम मरोगे, मैं जिंदा रहूंगी। जेरेमी को राहत मिली कि इतनी कमजोरी में भी वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, तो फिर जब मैं मरूंगा, तुम विधवा बनोगी। करिन ने शरारती मुस्कान दी। क्या यह अच्छा नहीं होगा? तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम्हारी सारी दौलत मेरी होगी, और ऊपर से घर में पति झेलने की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा।
जेरेमी का चेहरा थोड़ा सपाट हो गया, लेकिन फिर भी वह हंसी रोक न सका। लगता है मुझे तुमसे सावधान रहना होगा, कहीं तुम मुझे मार न डालो। करिन ने आंखें घुमाई और दूसरी ओर देखने लगी ताकि उसे जेरेमी का चेहरा न देखना पड़े। ठीक है, अगर वो उठाकर ले जाना चाहता है तो जाने दो, उसने सोचा। दर्द इतना असहनीय था कि उसमें अब संघर्ष करने या चलने की ताकत नहीं बची थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जलपरी हो जिसने जादूगरनी से पैरों के लिए अपनी पूंछ बदल ली हो। उसके हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे टूटे कांच पर चल रही हो। बस फर्क इतना था कि दर्द उसके पैरों में नहीं,